कुछ डिस्कशन का हो तो वो एक बार बात कर सकते हैं। ईएलपी, चलो मॉड्यूल निकाल लो। और इसमें कंसेप्ट बिल्डर अभी रहने दो, एक्सरसाइज पे बात करते हैं पहले। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से 7 में कोई डाउट है? बोलिए। 6, वो बल्ले वाला। चलो देखिएगा बेटा, इस सवाल से पहले एक चीज मैं आपको समझाता हूं। हमने एक चीज यहां पर ये समझी कि यदि ये द्रव्यमान m1 है और यदि ये द्रव्यमान m2 है, और इनके बीच की कुछ दूरी है, यदि सेंटर ऑफ मास यहां आता है बिल्कुल बीचों बीच, तो इस चीज से क्या साबित होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? m1 बराबर, सोच के बोल दो, पलटना मत बाद में। सही बात। सेंटर ऑफ मास यहां आता है तो कौन बड़ा है? तो अगर भाई सेंटर ऑफ मास यहां है और मैं इस सेंटर ऑफ मास की जगह से काटता हूं, तो डेफिनेटली कौन बड़ा है? तो जो वो बैट दिखाया गया है अपने को, वो बैट कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, ये इसका हत्था हो गया, और बैट को यहां से कहीं से काटा गया है। कौन सा हिस्सा छोटा है? नीचे वाला। तो भारी कौन सा होगा? बात कर रहा होगा। बट तो हमें यहां से बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि यदि हम किसी सेंटर ऑफ मास से कट कर रहे हैं और दो द्रव्यमान उसके इधर और इधर है, तो जो द्रव्यमान भारी है सेंटर ऑफ मास उसके उसके करीब होगा। और सेंटर ऑफ मास से काटने का मतलब यह है कि जिसकी दूरी कम है वही वाला द्रव्यमान ज्यादा रहना चाहिए। m1r1 बराबर m2r2। संतुष्ट हैं? चलिए, इसके अलावा 7 तक में और कोई डाउट? 5। बेटे क्वेश्चन 5 में कैलकुलेशन है यार, और वो कैलकुलेशन तो तुझे लगता है मैं करूंगा? नहीं कर पाऊंगा ना मैं। कैलकुलेशन में तो तुम ही बादशाह हो, तो वो तो तुम्हें करनी चाहिए। यहां पर अपने को वही सेम दो द्रव्यमानों का एक निकाय, जिसको HCl कहा है, और इनके बीच का कोई बंध मैंने बना दिया। दोनों के अणुभार अपन जानते हैं, तो उस हिसाब से अब अपने को इन दोनों के बीच की कुल दूरी भी दी हुई है। फिर अपने से क्या कहा है तो कि तब हाइड्रोजन परमाणु के अणु से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है। तो यहां से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, यानी ये वाली दूरी R1 अपने को ज्ञात करनी है। R1 ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन ने निकाला था ना, क्या लिखा था हमने? M2R बटे, अब अगर R1 यानी हाइड्रोजन परमाणु से दूरी ज्ञात करनी है तो M2 कौन बनेगा बेटा? डी कितना है? 1.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन 36.5। ठीक है, फिर ये तो आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट वगैरह। मान के चलो 1.27 से हल्का सा कम,
क्यों? क्योंकि क्लोरीन 35.5 गुना भारी है, तो दूरी क्लोरीन से तो कम होगी और हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, 35.5 गुना ज्यादा होगी वो। और अगर 1.27 का 35.5 गुने वाली अपन बात कर लें, तो अनुपात जो आएगा ना वो 1.27 से थोड़ा सा कम ही आंसर देगा। तो उसके अनुसार अपन आंसर ढूंढ सकते हैं। 7 तक कोई सवाल? 8वां हुआ बेटा? नहीं हुआ तो आज हो जाएगा, क्लास में कर लेंगे। इसके बाद 9, आप देख लो इसमें कोई डाउट है तो। 9 के बाद कौन सा दिया था? 11, और 11 के बाद 13, 11वें में। चलो तो 11वें को देख लेते हैं एक बार, देना पॉडियम। क्वेश्चन 11 में अपने को क्या कहा? लिखी है और उसमें लिखा है वह, फिर एक निर्देशांक लिखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, हाँ के ना? इस निर्देशांक के पहले अल्फा गुणा कर ले, पकड़ना। कुछ ऐसा अपना यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा गुणा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस, और अपने को ज्ञात क्या करना है? अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो उसमें ये वाली मिसप्रिंट है, ये चीज नहीं है। तो एक बार इसे दोबारा सोच के देखना, क्योंकि उसमें अल्फा ही नहीं है तो निकालोगे क्या, है ना? कंसेप्ट बिल्डर भी निकाल ही लो साथ के साथ, तुरंत निकाल लो। कंसेप्ट बिल्डर 1, क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़कर शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ के कोई भी डाउट हो तो बता दो। 5, 5 नहीं बताएंगे बेटा। 5 में आप पहले द्रव्यमान को मूल बिंदु पर मान लो, उसके बाद दूसरे वाले द्रव्यमान को, तीसरे वाले द्रव्यमान को, चौथे वाले द्रव्यमान को निर्देशांक दे दो, और एक्स सीएम का फॉर्मूला लगा दो। क्लास में अपन ने किया था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहला द्रव्यमान जो है उस रेखा पर मौजूद, उसको मूल बिंदु मानते हुए अगले तीनों द्रव्यमानों को निर्देशांक देना है बस। निर्देशांक भी मैं बता देता हूं। जो पहला वाला है उसका निर्देशांक हो जाएगा 12 कौमा नहीं 10,0। उसके बाद हो जाएगा 22,0। उसके बाद हो जाएगा आखिरी वाले का 30,0। और वैसे के वैसे अपन एक्स सी एम का M1 x1 प्लस M2 x2 लगा सकते हैं फॉर्मूला। छठे वाले को बाद में देखेंगे, क्योंकि ऐसी चीजें अभी अपन पढ़ लेंगे। कौन सा? M1 R1 से नहीं होगा, M1 डेल्टा R1 प्लस M2 M1 डेल्टा R1 बराबर M2 डेल्टा R2 से होगा। तो ये वाली चीज कर दूंगा मैं डिस्कस भाई, ठीक है अभी। इसके बाद आप कंसेप्ट बिल्डर 2 पर आ जाइए। कंसेप्ट बिल्डर 2 में सवाल नंबर पहले में कुछ भी नहीं है यार भाई। रॉ के एल, ये तीनों चीजें तो कांस्टेंट है, और जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाले का हमारा आंसर आया था x³ पावर 4 3L/4 आया था। के बाद क्वेश्चन 2 और 3 में कोई डाउट? क्वेश्चन 2 और 3 में तीसरा एक बार दिखा दे, चलो तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में क्या बोला है? एल लंबाई की एक आयताकार प्लेट दर्शाई गई है, जिसका आधा D1 घनत्व के पदार्थ से और आधा D2 घनत्व के पदार्थ से है। यानी ये कुछ इस प्रकार से हम मान लेते हैं, आयताकार प्लेट है
तो इसकी लंबाई L हो गई, तो इस वाले की लंबाई क्या हो जाएगी बेटे, और इस वाले की भी। इस भुजा को अपन यहां पर मान लेते हैं B, और यहां पर मूल बिंदु मानने को सवाल ने हमसे कह दिया है, तो यहां मूल बिंदु मानते हुए ये x अक्ष और ये y अक्ष हमने मान ली। घनत्व d1 d2 है, इधर वाले का d1 d2। मूल बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी। और ऐसे सवालों में हमने बात करना शुरू कर दिया था, कर भी लिए थे हम तो, वो काटी हुई वस्तुओं पर आ गए थे। और ऐसे सवालों में हमारा दोनों डिस्कों को लेकर सबसे पहला काम क्या रहेगा बेटा, द्रव्यमान मास निकालना, M1 और M2 दोनों डिस्कों का। तो इधर वाले इस हिस्से का मास M1 मानकर क्या लिख दो बेटे, अरे बोलो, सिग्मा इंटू L/2 इंटू B। हाँ, D1 दिया है, अच्छा ठीक है। ठीक है, D1 दिया है, तो फिर यहां पर इसका घनत्व D1 इंटू इसका क्षेत्रफल। और इस दूसरे वाले का बेटे D2 दिया है, और इसका भी क्षेत्रफल। L/2 भी मानो तो भी ठीक है, वरना दोनों का A और इसका भी A मान लो तो भी ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है ना, क्योंकि बराबर है दोनों के क्षेत्रफल। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, निर्देशांक, यानी उस पहली वाली चक्ति का संपूर्ण द्रव्यमान किस निर्देशांक पर केंद्रित किया जा सकता है, पाशा भाई का है। हाँ बताइए, इस वाली जो आधी चक्ति है, इसका निर्देशांक कहां मानूं मैं, पहली वाली चक्ति का संपूर्ण द्रव्यमान किस बिंदु पर केंद्रित मानूं। जाग गए बेटा, बोलो, क्या पता मतलब, इसमें पता होने वाली बात ही नहीं है भाई, इसको तो सामान्य ज्ञान भी नहीं कह सकते। वो जो खिलौने वाले क्यूब आते हैं ना, 1.5 साल के बच्चे भी उन क्यूब को जोड़ जोड़ के कुछ ना कुछ बना देते हैं। बनाते कि नहीं बनाते, एक दो बार प्रैक्टिस करके कुछ जोड़ जाड़ के कुछ ना कुछ, उनको बोलो ट्रक बना दे, बना देगा। उनको बोलो बिल्डिंग बना दे, उनको क्यूब्स को जोड़ जोड़ के बिल्डिंग बना देगा, बस उतना सही काम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको तो कॉमन सेंस भी नहीं कह सकते, कोशिश कर। और वाई निर्देशांक, दूसरे वाले का ही बता दे, 3L/, नहीं, ये टोटली L है मेरे भाई। जब ये L/4 है, यानी ये पूरी L/2 है, और ये L/4 होगा, तो L/2 प्लस L/4, 3L/4 कॉमा। तो क्या द्रव्यमान और निर्देशांक पता लग गए। अंत में तीसरी चीज हमने क्या बोली थी, फॉर्मूला, किस अक्ष पर होगा सेंटर ऑफ मास, एक्स अक्ष पर। क्यों, क्योंकि पहला द्रव्यमान भी, दूसरा द्रव्यमान भी, और इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके और इसके बीच में कहीं ना कहीं पाया जाएगा। और इसीलिए हम यहां से फॉर्मूला लगा देंगे, XUF बराबर M1 X1। तो M1 यहां पर D1, और मैं इसको A लिख दूं यार, बार बार मेरे को दुख हो रहा है मतलब ऐसा लिखने में, और इंटू L/4, और दूसरा द्रव्यमान D2 3L/4 अपॉन M1 प्लस M2। तो A कॉमन ले लेता हूं, और यहां पर क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2। आ गया आंसर, खत्म। हाँ जी, इसके अलावा और कोई हो तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट अपन। क्लास में अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया था, दो में पहला कौन सा बोलना चाहता है। अच्छा, उसका आंसर ही बता दूं, काम चल जाएगा। आंसर तो शायद बता ही दिया था मैंने। हाँ,
-3r/10। चलो मैं डिस्कस कर ही लेता हूं। एक्चुअली उसमें कैलकुलेशन ही है, आंसर उसका सही है, -3r/10 ये है। डिस्कस कर लेते हैं, सुन लीजिएगा। हमने यहां पर बात की होगी कि इस प्रकार से ऊपर तो हमने लिया ठोस अर्धगोला, हाँ के ना बेटा, केंद्र इसको माना। इसका संपूर्ण द्रव्यमान ठोस अर्धगोले का कहां होता है, 3r/8। उसके बाद नीचे यहां पर अपन ने क्या माना, ठोस शंकु। इस ठोस शंकु की ऊंचाई h और h का मान, और ठोस शंकु के पेंडे से उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो h/3 पर होता है, या 4 पर होता है, 4 पर, ठोस शंकु के लिए। और h यहां पर कितना दिया हुआ है, 3r। तो यहां पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान हम लिख देंगे 3r/4 पर, और इसका 3r/8 पर। द्रव्यमान मानने हैं तो इस वाले का द्रव्यमान m1 को क्या लिखेंगे बेटे, रॉ। और किसी भी ठोस गोले का आयतन जो होता है वो क्या होता है, 4/3 πr। तो ये आधा है ना बेटा, तो इसका हो जाएगा 2/3 πr3। शंकु, पूर्ण संपूर्ण शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन के फॉर्मूले का 1/3 होता है। बेलन का आयतन होता है πr²h, और शंकु का हो जाता है 1/3 πr²h। तो इसका द्रव्यमान यहां पर क्या लिखा जाएगा बेटे, रॉ गुणा 1/3 πr², और h का मान 3r, ये लिख दिया मैंने 3r। ठीक है। अंत में दोनों द्रव्यमान जो यहां पर है वो किस अक्ष पर केंद्रित किए गए हैं। तो मुझे यहां पर सेंटर ऑफ मास का कौन सा निर्देशांक निकालना है, y निर्देशांक, उसको o मानते हुए COM। तो हम क्या लिखेंगे बेटे यहां से, m1 r1, हाँ कि ना, या m1 y1 बोल सकता हूं। तो m1 को यहां पर मैं लिख दूंगा रॉ गुणा 2/3 πr³ गुणा पॉजिटिव का 3r/8। फिर उसके बाद जो दूसरा निर्देशांक दूसरा है उसके लिए द्रव्यमान m2 लिखेंगे, रॉ 3 से 3 खा लेते हैं, और ये हो जाएगा πr³, और निर्देशांक इसका क्या है, -3r/4 बटे में दोनों द्रव्यमानों का योग, इसका और इसका। तो ये हो जाएगा, हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो रॉ π³ कॉमन आ जाएगा, 2/3 ऊपर बचेगा, और ये 3 से 3 काट के रॉ π³ यानी 1 बचेगा। इसको सॉल्व कर लेना बस, ये आगे आपका काम है। आंसर मैंने बोल दिया है, -3r/10 आना चाहिए। इसके बाद शायद हमारी जो बात थी वो कौन से सवाल पे थी, हमने एक गोले में से गोला काटा था, डिस्क में से डिस्क काटी थी, तो आंसर आया था -r/6, है ना। और गोले में से गोला काटा तो उसका आंसर आना चाहिए था -r/14, r/14। और कैसे आएगा उसकी बात अपन यहां पर कर लेते हैं, चलिए। हाँ भैया बताइए, छुप मत। कितना ही छुपेगा भाई मेरे, तुझे कोई बचा नहीं सकता। सबसे पहला काम
काटी गई ज्यामिति जो देखी वो ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या है r/2। आशा माइनस लगाना चाहिए मुझे आगे। वो बात की थी ना कि चूंकि हम जिस वस्तु को काट रहे हैं उसका ऋणात्मक द्रव्यमान सिद्धांत यहां पर अपना रहे हैं, इसीलिए माइनस लगाना चाहिए। पहले वाले द्रव्यमान यानी बड़े गोले को किस बिंदु पर संकेंद्रित मानूंगा, यानी इस बिंदु जहां पर बड़ा गोला संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रखता है ये, और इस छोटे वाले गोले को r/2 कॉमा। बात यहां तक की क्लियर हुई? दो काम कंप्लीट। अंत में फॉर्मूला किस अक्ष पर है दोनों, तो सिर्फ और सिर्फ किस अक्ष के लिए फॉर्मूला लगाना है? गुड। फॉर्मूले में m1 x1, m1 x1, m2 x2 अपॉन m1 प्लस, और प्लस मतलब दोनों एक प्लस एक माइनस है तो बीच में दोनों के माइनस चिन्ह आ जाना चाहिए। सही बात है। तो यहां से दोनों को हम क्या करते हैं, कोशिश क्या रहती है हमारी, जितना ज्यादा कॉमन आ जाए वो कॉमन लेके इन दोनों को लिख लेंगे। अब भी अगर अटके ना अपन इन सवालों में तो फिर बेटे कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, मतलब फिर तो अपनी कोशिश अपन ने अपने खुद के प्रयास ही निगेटिव है। बिल्कुल सिंपल स्टेप से कुछ कहीं गड़बड़ होने की संभावना होनी ही नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं, किसी भी सवाल को अपन दे दे फिर ऐसा नहीं। इसको सॉल्व कर लेंगे ना बेटा आगे, आंसर आपका आ जाना चाहिए -r/14। चलिए कुछ और सवालों पे बढ़ते हैं आगे। चलिए यहां पर कुछ इस प्रकार से एक वर्गाकार चक्की है, उस वर्गाकार चक्की का केंद्र यहां पर मैंने मूल बिंदु मान लिया है। उस वर्गाकार चक्की के केंद्र जिसका मूल बिंदु मैंने मान लिया है उसकी जो भुजा है, वो भुजा, पहले तो मैं लिख देता हूं वर्गाकार चक्की, इसकी भुजा को बेटे मैं थोड़ा आसान बनाने के लिए 2a मान लेता हूं, है ना, 2a। और उसमें से आपने यहां पर क्या किया, एक एक वृत्ताकार चक्की काटी है, तो जो शेष द्रव्यमान बचा है वो कुछ ऐसा बचा है। और आपको बताना है शेष द्रव्यमान का या शेष ज्यामिति का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा।
गड़बड़ की है। तो इसमें गड़बड़ है। माइनस तो आएगा, नो डाउट माइनस तो आएगा बेटा। पाई कुछ कैलकुलेशन में उधर गड़बड़ का। ठीक है। यार बेटे तुम कोशिश पूरे मन से नहीं करते। अब कोई और आएगा भी नहीं तुम्हारे लिए कोशिश करने, तो खुद को ही करनी पड़ेगी कोशिश। मुझे यहाँ पर किन दो चीजों पर ध्यान देना है? एक तो बड़ी वर्गाकार पट्टिका और एक वृत्ताकार चक्ति। तो सबसे पहला काम द्रव्यमान। तो इस प्लेट, इस चक्ति का द्रव्यमान m1, बोलो सिग्मा 4a²। इस वाले का काटे गए का m2 माइनस सिग्मा पाई। अब इसकी त्रिज्या देखनी पड़ेगी ना थोड़ी सी। तो ये भुजा कितनी है बेटे? तो इसकी त्रिज्या यानी यहां से ये वाला दूरी कितना है? a/2। तो त्रिज्या a/2 हो गई, तो पाई a²/4। आशा भाई, सेंटर ऑफ मास मतलब कहां पर इनके द्रव्यमान केंद्रित मानने, कोई और नहीं बोलेगा। जल्दी बोल। इसका 0 मतलब 0,0। इसका अपॉन r/2 पे और 0। 0 क्योंकि ये दूरी भी और ये दूरी भी, तो a/2 कॉमा a/2। चलिए, तो यहां से निर्देशांकों के लिए भी क्लियर हो गए। अब अपने को समझ आ रहा है कि यहां पर जो कुछ भी द्रव्यमान केंद्र आएगा, वो द्रव्यमान केंद्र का कुछ एक्स निर्देशांक भी मिलेगा और वाई भी मिलेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो होगा इसी सममिति की अक्ष पर होगा। हाँ कि ना? क्या ये सममिति अक्ष है कि नहीं है? सममिति नहीं समझते? जहां से काटने पर एग्जैक्टली ये दी गई ज्यामिति दो बराबर भागों में बंट जाए, तो क्या वो यही अक्ष है? यानी सेंटर ऑफ मास इसी अक्ष पर होगा। तो सबसे पहले अब मुझे एक्स घटक भी, एक्स कंपोनेंट भी पता करना है और वाई भी पता करना है। तो मैं एक्स COM कैसे लिखूंगा बोलो? m1 x1, m1 x1, m2 x2, तो माइनस सिग्मा पाई a²/4 इंटू a/2 अपॉन m1 प्लस प्लस, यानी ये वाला माइनस के साथ आ जाएगा। और मैं क्या से लिखता हूं? जितना कॉमन आ सकता है उन सबको कॉमन लेते हुए लिखता हूं। तो सिग्मा a² कॉमन आ गया, माइनस भी मैंने लिख दिया पाई/4। सही बात। जब मैं YCOM लिखने जाऊंगा तो देखो बेटा, y1 में m1 y1 वही सेम m0 से गुणा होगा कि नहीं होगा? और ये m2 वापस a/2 से गुणा होगा कि नहीं होगा? यानी सेम टू सेम यही कैलकुलेशन मुझे YCOM के लिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि वही सेम द्रव्यमान, वही सेम घटक,
यहाँ पर भी वही सेम द्रव्यमान, वही सेम घटक, मतलब निर्देशांक। इसको सॉल्व करना है बस, और फिर भी आंसर नहीं आते, दुर्भाग्य की बात है। दिल से बुरा लगता है भाई। बोलिए। सिग्मा ए स्क्वायर से सिग्मा ए स्क्वायर काट देने के बाद ऊपर बचेगा माइनस का ए पाई बटे 8, और नीचे बचेगा यहाँ पर 4 एलसीएम लेने के बाद 16 माइनस पाई। ये 4 से 8 दो बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई ए बटे 2 गुणा 16 माइनस पाई। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप, कर लेंगे? अब तो मामला ही खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। एक ही सवाल है, इसको लिख लो, घर पे कर लेना। और एक्स जेड और एम टू, जो जो तीन अज्ञात यहाँ पर मैंने लिखे लिखे हैं, एक तो ये द्रव्यमान एम टू, ये नहीं पता, इसका एक्स निर्देशांक और इसका Z नहीं पता। तो ये कौन? ठीक है, एम टू तो ठीक है। एक्स आ जाएगा यहाँ से 6, 2.5। अठारह बटे चार प्लस 3, 30/4, 15/2। चलिए, तो अगला सिस्टम बढ़ाते हैं। ये देख लेना सॉल्व करके तरीके से, और लिखेंगे अगला हेडिंग, सेंटर ऑफ मास की गति। सेंटर ऑफ मास की गति।
सबसे पहली बात अपन यहां पर ये देख रहे हैं कि जब हम चूंकि फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखे थे कि RCOM इज इक्वल्स टू, बेसिक फॉर्म हमने जैसे लिखी थी वो कुछ ये थी, M1R1 M2R2, बिल्कुल इस तरीके से M3R3 और ऐसे डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। और ये सिस्टम के लिए क्या बताता था कि उन समस्त द्रव्यमानों जिसकी स्थिति R1, दूसरे की R2, तीसरे की R3 है, उन समस्त द्रव्यमानों को किस बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है, वो यहां से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकल आएगी। कण को अवकलन करना चाहे, डिफरेंशिएशन अवकलन विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम, समय के सापेक्ष क्या करना चाहते हैं हम, अवकलन। तो जब हम अवकलन करेंगे बेटे तो यहां पर स्थिति का अवकलन हमें क्या देता है, वेग। तो ये क्या आ जाएगा, वेग किसका, सेंटर ऑफ मास का। जो नियत है वो नियत बने रहेंगे, यानी कौन नियत है यहां पर, द्रव्यमान। तो नीचे यहां पर इस हर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 ये सब नियत नियत राशियां हैं। और अंश में जब हम अवकलन करेंगे तो M1 तो अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा, R1 का अवकलन V1 सदिश, फिर V2 सदिश, V3 सदिश। एक तो ये चीज हो गई कि जब अगर आपको कभी को किसी निकाय में दो या तीन वस्तुएं दे दी जाए, बोल दिया जाए एक ये गेंद है, ये कहीं किसी वेग से जा रही है, एक ये गेंद है, ये किसी वेग से जा रही है, और इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र किस वेग से गति करेगा, उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, जैसे पहले लगाते थे M1R1, अब चूंकि वेग की बात होगी तो फॉर्मूला लगेगा M1V1 प्लस M2, सदिश रूप में, क्योंकि वेग सदिश राशि है। तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, इस प्रकार से संपूर्ण फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। मैं इस चीज को एक एक अलग रूप में भी बदलना चाहता हूं। हम जानते हैं M1V1 ही वास्तव में उस पहले द्रव्यमान का संवेग है, हाँ कि ना। M1V1 संवेग होता है, और M1V1 यानी पहले द्रव्यमान के लिए संवेग, बिल्कुल वैसे ही, और वैसे ही आगे, और ऐसे कैसे जितने भी उस निकाय में द्रव्यमान है, समस्त द्रव्यमानों के संवेग सदिशों का योग हम यहां पर कर चुके हैं। और नीचे कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2, यानी मैं इसको M टोटल लिख दूं बेटा, M टोटल। और ये यहां से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस पूरे को ऊपर क्या लिख दूं मैं, P नेट, कुल संवेग किसका, निकाय का, निकाय का, अपॉन कुल द्रव्यमान किसका, निकाय का, वेग उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का। यानी कुल मिलाकर हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि उस निकाय का अगर कुल संवेग ज्ञात करना है तो वो निकाय का कुल संवेग निकाय के कुल द्रव्यमान गुणा वो कुल द्रव्यमान जिस बिंदु पर माना जाएगा उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो कुल द्रव्यमान गुणा उसी माने गए सेंटर ऑफ मास का वेग जब गुणा कर देंगे तो हमें उस निकाय का कुल संवेग मिल जाएगा। यानी समस्त द्रव्यमानों के व्यक्तिगत संवेगों के सदिश योग का हमें वैल्यू मिल जाएगा। यही बात समझ में है ना। उपयोग जहां जैसा होगा हम कर लेंगे, फिलहाल ये चीज अपने को यहां पर देखने को मिलती है। इसी चीज को जो मैं कह देता हूं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, मैं यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे ही अपन इस समीकरण 2 का फिर से अवकलन करेंगे, क्या मिलेगा बेटा, किसका, नीचे भिन्न में हर में क्या मिलेगा, मास में कोई परिवर्तन। उसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा, M1 अपनी जगह, वेग V1 का अवकलन। बिल्कुल ऐसा काम हमें यहां पर देखने को मिलेगा। इस M1A1 को क्या लिख सकता हूं मैं,
एफ F1, यानी उस पहले द्रव्यमान जिसका त्वरण A1 है उस पर लग रहा कुल बल, पहले द्रव्यमान पर कुल बल F1। फिर आगे, यानी दूसरे द्रव्यमान पर कुल बल, तीसरे द्रव्यमान पर कुल बल, और इसी प्रकार से नीचे क्या आ जाएगा बेटा, मास m टोटल। और ये क्या आ जाएगा, और इसे आप देखेंगे तो पहले द्रव्यमान पर बल, दूसरे पर बल, तीसरे पर बल, समस्त बलों का सदिश योग उस निकाय पर कुल बल दे देगा, हाँ या ना। निकाय पर कुल बल, निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को हम यहां पर क्या मान रहे हैं, और निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित है उस बिंदु का त्वरण क्या मान रहे हैं, ए सेंटर ऑफ मास। तो यहां से एफ नेट बराबर एम टोटल इनटू ए सेंटर ऑफ मास। यानी मैंने शायद जब सेंटर ऑफ मास की परिभाषा बताई थी तो सबसे पहले यही बात कही थी कि जब समस्त द्रव्यमानों को किसी एक बिंदु पर मानकर संपूर्ण बल को किसी एक बिंदु पर लगाए जाने की बात होगी तो वो किस बिंदु पर लगाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास। यानी उस संपूर्ण बल को उस सेंटर ऑफ मास पर लगाए जाने के लिए उस बिंदु का चयन करना है जिस बिंदु पर मैं ये काम कर सकता हूं, जिस बिंदु पर मैं संपूर्ण बल आरोपित करता मान सकता हूं, वही चुना गया बिंदु सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो यही चीज यहां से आ गई कि जब उस निकाय पर अलग अलग ढेर सारे बिंदुओं पर ढेर सारे बल लग रहे होंगे तो उन समस्त बलों का सदिश योग यानी उस निकाय पर कुल बल बराबर संपूर्ण द्रव्यमान जहां जिसको एक बिंदु पर केंद्रित मान लिया है और उस केंद्रित बिंदु का त्वरण सेंटर ऑफ मास यहां से आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, इनका जहां यूज आएगा मैं तुरंत इनको यूज करूंगा। आपको ये चीजें फिलहाल अगले 2 लेक्चर तक ध्यान रखनी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं एफ बराबर एम ए होता है ना। बस यहाँ एम की जगह एम टोटल और ए की जगह सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ पर पी बराबर एम वी होता है ना, तो पी बराबर एम वी में एम की जगह कुल द्रव्यमान और वी किसका, सेंटर ऑफ मास का। ऐसा ये नोट कर लो। जल्दी लिखें। आपको आज मिल जाएगी ईएलपी।
उधर वाला लिखा। पहला हुआ। दूसरा, पहले का आंसर बता दो। 10/3 किस दिशा में? आई कैप। दूसरे का 4 आई कैप प्लस 3/2 जी कैप। चलो इन दो को मैं सॉल्व करता हूं जब तक आप आगे का कार्यक्रम करते जाइए। सबसे पहले मुझे देखे, यहां पर दिखे कि मुझे VCOM बताना है, सेंटर ऑफ मास का वेग बताना है। दो बिंदु द्रव्यमान है और हमने लेटेस्ट अभी जो फॉर्मूला सीखा है वो फॉर्मूला हमें कहता है कि यदि सेंटर ऑफ मास का वेग निकालना है तो हमें लिखना चाहिए m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। क्योंकि दोनों वेग धनात्मक इसी दिशा में दिए हुए हैं, इसीलिए मैं दोनों वेगों को धनात्मक मान लेता हूं। तो ऐसा करने पर हो जाएगा m1v1 यानी 4 और m2v2 यानी 6 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब 3। और किस दिशा में? धनात्मक दिशा में, यानी आई कैप की दिशा में। तो मैं इसे लिख सकता हूं 10/3 आई कैप मीटर प्रति सेकंड। जब दूसरे वाले पर मैं आया तो मैंने देखा कि यहां पर एक धनात्मक एक्स अक्ष के साथ साथ जो दूसरा वाला कण है वो किस अक्ष में भी गतिशील है। तो सबसे पहले मुझे इस वेग v2 के लिए क्या लेने चाहिए? घटक। और इस वेग v2 का क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा बेटा? 4 और ये वाला 3। तो मैं यहां से क्या लिखता हूं फॉर्मूला? मैं फॉर्मूला लिखता हूं सदिश रूप में। मुझे लिखना चाहिए m1 यानी ये द्रव्यमान m है और ये यहां से हो जाना चाहिए 4 आई कैप। फिर दूसरा द्रव्यमान यहां फिर से m ही है और इसका वेग हो जाना चाहिए 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। बिल्कुल सदिश रूप में डिवाइड बाय कुल द्रव्यमान 2m। अब आप जानते हैं m तो ऊपर से और नीचे से कॉमन आकर कैंसिल। तो आई घटक ऊपर कितना बचा? 4 और 4 8 आई कैप।
और जे घटक कितना बचा, 3 जे कैप, और नीचे कितना डिवाइड में 2, तो ये आ जाएगा 4 I कैप प्लस 3/2 जे कैप मीटर पर सेकंड। अगले 2 सवालों में क्या पूछा है, त्वरण। तो त्वरण के लिए फॉर्मूले लगाने हैं ACOM के लिए। बस इस तीसरे 1/3 I कैप, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा हमारा काम यहां पर कैसे हम सोचेंगे, काम वही सिंपल सा, ये M1A1 सदिश रूप में बस। तो ये इस दिशा में है, तो मैं क्या लिख दूंगा, द्रव्यमान M। इस दिशा में है तो क्या लिख दूंगा बेटे, 3I कैप। दूसरा द्रव्यमान 2M, पीछे की दिशा में है तो क्या लिख दूंगा, -1I कैप, डिवाइड बाय कुल द्रव्यमान। ऊपर आई कैप बटोर लो, या पहले एम से मुड़ा दू, सारे एम से मुड़ा देते हैं, तो ऊपर बच जाएगा 3I कैप माइनस 2I कैप और बटे में 3। तो यहां पर ये बच जाएगा 1/3 I कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस चौथे वाले में क्या करेंगे बेटे, कि मुझे पता है, मुझे यहां करना तो सेंटर ऑफ मास का त्वरण निकालना है ना। और सेंटर ऑफ मास के त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3। इस प्रकार से मुझे सभी चीजों को यहां पर ऊपर जोड़ देना है। पर मेरे लिए फायदे की बात पता है क्या है, कि M1A1 यानी F1 मुझे सीधा दिया हुआ है, M2A2 भी सीधा दिया हुआ है, M3A3 भी सीधा दिया हुआ है। तो मैं ऊपर सभी बलों को ऐसा का ऐसा ही जोड़ डालूंगा, और नीचे सभी द्रव्यमानों को वैसा के वैसे ही जोड़ दूंगा। तो जब ऊपर पहला बल, दूसरा बल, तीसरा बल जोड़ूंगा, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 करूंगा, तो इन तीनों का योग कितना आएगा, तो 3 4 5 6, 6I कैप -2 और -2 0 जे कैप, तो जे कैप तो छोड़ दो, और के कैप प्लस का 6 के कैप, ये इनका कुल योग हो गया। और मैंने लिख दिया 6 कॉमन लेकर I कैप प्लस के कैप बटे में कुल द्रव्यमान, 6 किलो ही द्रव्यमान है। तो मजे की बात कि यहां पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन रिजल्ट आ गया I कैप प्लस के कैप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका अगर मैं परिणामी पूछ लूं तो मतलब रिजल्टेंट परिमाण पूछ लूं तो बेटा, इसका परिमाण √2 आ जाए।
पहले ये चित्र बना लें सवाल नंबर 5 में, और उसके बाद इसमें 2 लाइनें लिखनी है सवाल के लिए। लिखें। प्रारंभ में विराम पर स्थित, प्रारंभ में विराम पर स्थित 2 कण x व y, 2 कण x व y परस्पर आकर्षण बल के कारण, परस्पर आकर्षण बल के कारण, परस्पर आकर्षण बल के कारण चलना शुरू करते हैं। तो ज्ञात कीजिए। पहला, जब उनके वेग v1 व v2 होंगे, जब उनके वेग v1 व v2 होंगे, तब द्रव्यमान केंद्र का वेग, और दूसरा, दूसरा जब वे टकराएंगे, जब वे टकराएंगे तब द्रव्यमान केंद्र का वेग। बताओ। आज क्या भाई ये पूरी क्लास में आराम ही करेगा क्या अपना भाई? ठीक है यार, मुझे लगा 1 घंटा हो गया, अब तो उठ जाए, अब तो उठ जाए, अब तो उठ जाए। फिर मेरे को खुद को जगाना पड़ा कि चलो। चलिए इस क्वेश्चन पे सब स्टार लगा लें, इस क्वेश्चन पे सब स्टार मार्क कर लें। और यहां पर विशेष बात क्या है, और ये विशेष बात, ऐसी ही बातें सवालों में पूछी जाती है, वो बात क्या है? तो हम यहां पर सबसे पहले ये देखते हैं कि शुरुआत क्या दोनों द्रव्यमानों ने स्थिर अवस्था से की, यानी वेग v1 यानी u1 और u2 दोनों का क्या है। तो अगर मैं पूछूं कि प्रारंभिक द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा, यानी u सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, तो आप कहेंगे m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 बटे m1 प्लस m2 बराबर परस्पर आकर्षण, यानी इस पर लग रहा बल ऐसा होता है कुछ F1 वस्तु, या इसको यूं भी कह सकते हैं, यही चीज किसको बताती है बेटे? कुल बाह्य बल को, हाँ के ना? क्योंकि आंतरिक बल तो उस निकाय पर क्या हो जाएंगे? कैंसिल।
क्योंकि एक दूसरे पर लगाएगा, दूसरा पहले पर लगाएगा, परिमाण में बराबर होंगे, दिशा में विपरीत होंगे। तो यहां से इस चीज को आप क्या भी कह सकते हैं, एफ नेट को कुल बाह्य बल। और इस निकाय पर बाह्य बल कोई भी मौजूद जो है वो सब कुछ आंतरिक है। और आंतरिक आकर्षण बल या आंतरिक प्रतिकर्षण बल या आंतरिक प्रतिक्रिया बल सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हाँ के ना? तो कुल बाह्य बल 0। इस चीज में किसी को आपत्ति हो तो अभी बोल दे बेटे, बाद में रोने धोने का समय नहीं दूंगा। चीटे खा के आता है क्या? कुछ बोलना जरूरी है क्या मेरे बात? क्या बात समझ में आती है यहां तक? क्या इस, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है, और सिर्फ इसीलिए नहीं कि सवाल में जरूरी है, मैं आने वाले कंटेक्स्ट के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता हूं। और आगामी कंटेक्स्ट में आपको ये चीज बार बार कई सवालों में देखने को मिलेगी कि उस निकाय पर आंतरिक बल होंगे, बाह्य बल, और बाह्य बल की अनुपस्थिति में क्या यहां से आप क्या ये बात कह सकते हैं कि ACOM 0 होगा? अरे हाँ ना। कुल बल एफ नेट बराबर कुल द्रव्यमान गुणा सेंटर ऑफ मास का त्वरण। तो क्या सेंटर ऑफ मास का त्वरण शून्य होना चाहिए? और सेंटर ऑफ मास का त्वरण अगर शून्य है तो क्या सेंटर ऑफ मास का वेग कांस्टेंट होना चाहिए? अरे त्वरण शून्य तो वेग नियत। और वेग शुरुआत में क्या है? तो किसी भी समय वेग क्या ही होगा? 0 ही होगा। न्यूटन का पहला नियम, यदि किसी वस्तु का वेग शून्य है तो बल अगर नहीं लग रहे हैं तो हमेशा उसका वेग शून्य ही बना रहेगा। मानते? और अगर वेग शून्य है यानी प्रारंभिक वेग, हमने कहा वेल वेग नियत है, प्रारंभिक वेग अगर 0 है, UCOM बराबर 0, और अगर वेग ही 0 है तो विस्थापन डेल्टा एक्स किसका, वो भी क्या होगा? 0। सही बात। फिलहाल मुझसे क्या पूछा गया है? फिलहाल मुझसे क्या पूछा गया है? द्रव्यमान केंद्र का वेग। कब? जब ये दो चीजें चलनी शुरू हुई और दोनों का वेग V1 और V2 हो गया, या दोनों टकरा गई, किसी भी क्षण पर बात करूंगा, द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या ही मिलेगा? 0 था, 0 ही बना रहेगा किसी भी समय, चाहे वो वेग V1 V2 की बात करूं, या टकराते क्षण की बात करूं, या टकराने के बाद किसी क्षण की बात करूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आया ना? बात समझ में आती है? इसमें लिख भी लेना, पहले आप तो ये सॉल्यूशन नोट करो जल्दी से। थोड़ा जल्दी से लिख ले बेटे। लिखा हो तो एक स्टेटमेंट में लिखवाना चाहूंगा। ठीक है? द्रव्यमान केंद्र का प्रारंभिक वेग, द्रव्यमान केंद्र का प्रारंभिक वेग
द्रव्यमान केंद्र का प्रारंभिक वेग, ब्रैकेट में लिख लेना UCOM, ब्रैकेट बंद कर देना। यदि शून्य हो, यदि शून्य हो तो बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, तो बाह्य बलों की अनुपस्थिति में तो बाह्य बलों की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र सदैव विराम पर रहेगा। द्रव्यमान केंद्र सदैव विराम पर रहेगा। तथा द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन, तथा द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन कितना होगा? 0, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र अगर विराम पर है तो द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन 0 ही मिलेगा। और इस लाइन को, इस लिखी गई लाइन को आप जितनी बार चाहें उतने सितारे लगा दें। और मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं। तो मैंने यहां पर कहा कि चूंकि इस निकाय पर कुल बाह्य बल 0 था, शुरुआत में दोनों द्रव्यमान स्थिर अवस्था में दिए गए हैं, और स्थिर अवस्था में दिए जाने के बाद ये चलने क्यों लगे? कोई बताएगा कि चले क्यों? कि परस्पर कुछ आकर्षण बल यहां पर रहा होगा जिसके कारण ये चले। और चलने के कारण अगर मान लो प्रारंभ में, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, कि प्रारंभ में मान लो इनका द्रव्यमान केंद्र इस किसी बिंदु पर है यहां, तो जब ये आएंगे तो द्रव्यमान केंद्र किधर शिफ्ट होगा? अरे इधर, इधर शिफ्ट होगा ना, जहां है। और जब ये इसी जगह पर की अंतिम टक्कर उसी बिंदु पर होगी, आया ना? क्योंकि किसी और जगह अगर टक्कर होती है तो जहां टक्कर होगी सेंटर ऑफ मास वहां होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास अगर यहां है, टक्कर यहां हुई, तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट और नहीं होगा तो अंतिम केंद्र, अंतिम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति भी वही आनी चाहिए। यानी इनके पास एक ही ऑप्शन है कि जहां है वहां से शुरू करके टकराने वाली जगह क्या हो? सेंटर ऑफ मास। यानी इनकी अंतिम टक्कर सेंटर ऑफ मास वाले बिंदु पर ही होनी चाहिए, हाँ कि ना? हाँ, नहीं, भैया का कहना है, मोहनलाल जी का, कि यहां पर दोनों के वेग सेम होंगे। m1v1 बराबर m2v2, यानी वेग उनके द्रव्यमानों के अनुपात में होंगे, सेम नहीं होंगे। पलट गया। अभी तो कह रहा था सेम वेलोसिटी होगी, अब कह रहा है वेलोसिटी सेम हो तो। अबे सेम वेलोसिटी हो तब होगी ना सेम वेलोसिटी, जब द्रव्यमान बराबर होंगे, अदरवाइज दोनों के वेग समान। अरे बेटा, यहां पर अपने को क्या साबित करना है? m1v1 प्लस m2v2 बराबर। क्यों ऐसा? क्योंकि m1v1 यानी पहली वस्तु का संवेग, m2v2 यानी, और कुल संवेग यहां पर क्या होगा? यदि बाह्य बल 0 है तो कुल संवेग में परिवर्तन भी। अब प्रारंभिक वेग अगर वहां कुछ है तो स्थिति अलग होगी, पर मैं क्या बात कर रहा हूं कि प्रारंभिक वेग दोनों के क्या हो? तो जब वो वेग प्राप्त करेंगे तो उनके प्राप्त किए गए वेग क्या होंगे? द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। जैसे m1r1 बराबर m2r2, वैसे ही जब वो प्रारंभ में 0 से चलना प्रारंभ करेंगे तो m1v1 बराबर m2v2 होना ही पड़ेगा, हाँ के ना? कब की बात कर रहा हूं? प्रारंभिक वेग 0 है। प्रारंभ में अगर कुछ वेग है तो फिर तो गणित समझ रहे हो, फिर तो अलग चीज होगी होगी। क्योंकि प्रारंभिक वेग अगर अशून्य है
तो यहां पर सेंटर ऑफ मास का कुछ अशून्य वेग हो सकता है। और अगर इसका अशून्य वेग होगा तो यहां पर द्रव्यमान केंद्र विस्थापित होगा, क्योंकि अगर द्रव्यमान केंद्र के पास वेग है तो द्रव्यमान केंद्र उस एक जगह पर नहीं पाया जाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। जाएगा कि अरे किसी चीज के पास वेग है तो वो रुका थोड़ी ना रहेगा बेटा। ये तो कब की बात है, जब उसके पास वेग नहीं है तो वो उसी जगह पर पाया जाएगा जहां पर वो शुरुआत में था। सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों पर बढ़ते हैं। यहां तक लिखा होगा सबने। मैंने फिर से कहा इस कंटेक्स्ट पर जितना ज्यादा ध्यान दे सके उतना दे लीजिएगा। इसी एक कॉन्सेप्ट पर आपको 2 नहीं 5 नहीं 10 12 सवाल मिल ही जाएंगे। तो मैं यहां से बात को आगे बढ़ाता हूं। अभी कंटेक्स्ट अपना वही है कि हम बात कर रहे हैं, ये सवाल नंबर 6 शायद से, और ये है अब कुछ इस प्रकार से मन से भारी है, और आपको बताना है इस निकाय के सेंटर ऑफ मास का त्वरण, जहां रस्सियां और पुली द्रव्यमानहीन है। रस्सियां और पुली द्रव्यमानहीन है, यानी द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? दोनों ब्लॉकों के पास है। और उन दोनों ब्लॉकों में से एक ब्लॉक नीचे जाता होगा और एक ब्लॉक, और अपने को क्या बताना है? द्रव्यमान केंद्र का त्वरण बताना है। दोबारा बोलो। देखो नहीं, उसमें एक और कमी है। डायरेक्शन। क्या मैंने सेंटर ऑफ मास का त्वरण का सही फॉर्मूला लिखा है? यही करना है ना। अब A1 क्या है? वस्तु एक का त्वरण। और A2, और वस्तु दो का त्वरण इधर किधर? नीचे। और इसका त्वरण इधर किधर? अब ये A जो है, ये A का मान कितना होता है? अरे बेटा, M2 माइनस M1G बटे M1 प्लस M2। बस इसके लिए ये क्या लिखा जाएगा? माइनस J कैप, इसके लिए प्लस G कैप। स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जब हम सेंटर ऑफ मास का त्वरण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? M1 की जगह M1, और A1 की जगह, A1 की जगह, हाँ क्या ना, अपॉन। क्या सही है यहां तक की बात?
और इस ए का मान कितना है ना। मैं यहां पर इसको ऐसा लिखूं कि माइनस बाहर लेके लिख सकता हूं कि नहीं, और ये ए का जो मान है, ये ए का मान यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और इस a का मान कितना है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। जी क्या है, तो क्या हो जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा अपनी साइड से मेहनत मैं नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप खुद इसमें सोचें समझें और चीजों को एक बार खुद से तोड़ लें। मैंने सिर्फ गणित समझाई है, बहुत ज्यादा मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। आप अपने हिसाब से देखना कि क्या ये हम सोच सकते हैं खुद से। एक क्वेश्चन में जरूर दे देता हूँ। यहाँ दो चीजें हैं ना बेटा, कि पहली बात तो प्रत्येक वस्तु, दोनों वस्तुएं, दोनों द्रव्यमान एक नीचे एक ऊपर गतिशील है। तो पहले तो उन व्यक्तिगत द्रव्यमानों के व्यक्तिगत त्वरण की मैं बात करता हूं, उसी को हम क्या कहते हैं, ए। यानी पहले तो मुझे इस वस्तु का भी द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, जो किधर होता है, नीचे। और इस वस्तु का भी द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, जो किधर होता है, ऊपर। और परिमाण में ये दोनों वस्तुओं के त्वरण क्या होते हैं, बराबर। और उसका मान कितना होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर कि भारी वस्तु नीचे कितना महसूस करती है, 4 mg। और ये वस्तु, तो यहां से क्या हो जाता है बेटा, 4m माइनस 2mg बटे कुल द्रव्यमान 6m। तो यहां से त्वरण ए का मान कितना आ जाता है, g/3। इसके त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं, g/3 माइनस जे कैप, हाँ या ना। और इसके त्वरण को क्या लिख सकते हैं, g/3 प्लस जी कैप। और अंत में सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला जो हमें क्या सिखाता है, m1a1। तो हो जाएगा 2m
G/3 J कैप M2A2, तो माइनस आएगा ना यहाँ, G/3 J कैप अपॉन M1%। 2m से 2m हर जगह काट देंगे, तो यहां पर क्या बचेगा बेटे, 2m 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 अगर काट दिया है ना, तो यहां ऊपर तो प्लस का G/3 और यहां माइनस का 2G/3, यानी माइनस का G/3 और नीचे 3, तो माइनस G/9। एक तो ये, दूसरा सीधा आप यहां से फॉर्मूला भी लगा सकते थे, जहां M2 मतलब M1 मतलब, तो 4 - 2 2m/6m, 2/6 1/3 का स्क्वायर 1/9, यानी माइनस का G/9। थैंक यू। मैं ईएलपी में होमवर्क आपको टिक करवा देता हूँ, मिली नहीं, मिल जाएगी, मैं होमवर्क तो टिक करवा ही देता हूँ। ELP 1 पूरी, ELP 2 भी पूरी, ELP 3 में लिखना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है यहाँ तक। सिर्फ ELP का है, क्योंकि इसमें मिला के भी काफी क्वेश्चन हो गए, तो इनको जरूर निपटा लेना।